और हमने एक कहानी की सीरीज शुरू की थी। और आज जो हमारे सामने कहानी है वो है जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। 5-6 कहानियाँ हमने अब तक पढ़ ली थी और इसके बाद हमारे सामने ये कहानी है अपना अपना भाग्य। तो सबसे पहले हमारा जो हम पहले भी करते आए हैं, लेखक का सामान्य सा परिचय देखते हैं और उसके बाद कहानी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, महत्वपूर्ण तथ्य होती है, उसका कथानक होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद कहानी का वाचन भी करते हैं। तो YouTube के इतिहास की ये पहली बार होगा जो कहानी का वाचन भी इस तरह से किया जाता है। तो मैं एक बात आपको कहूँगा कि जो विद्यार्थी नेट की तैयारियां कर रहे हैं और इन कहानियों को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कहानी की सीरीज की, उसको फॉलो कर रही हैं सही तरीके से, अपने नोट्स बना रही हैं खुद के जो मैं बता रहा हूँ या खुद के मन से निकले हुए जब कहानी का वाचन कर रहा हूँ तो उनको जब लगता है कि इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है तो उनको वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कहानी से जितने भी प्रश्न बनेंगे नेट के पेपर में वो एक भी प्रश्न उनसे नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। क्योंकि कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे हैं कहानियों से, क्योंकि वाचन भी उस तरह से कर रहे हैं, वाचन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी देख रहे हैं, लेखक का परिचय तक देख रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें तो मैं करूँगा नहीं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं किसी तरह का मटेरियल आपके लिए और भी मैं लाता रहूँ, और भी तरह का, और जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचती रहे, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए बहुत लोगों के साथ। बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बस इतना सब उपकार कर देना मेरे पे, बाकी तो क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। सबसे पहले लेखक का सामान्य सा परिचय हम देखते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म होता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, और इनका निधन होता है 1988 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें, इनका साहित्य संसार की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कहानियाँ देखते हैं कि उन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैनेंद्र कुमार जब आपके सिलेबस में है तो वहाँ से कुछ भी बन सकता है, उनकी कहानियों से प्रश्न बन सकता है, उपन्यासों से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो वो मैंने सब कुछ यहाँ पे आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो कहानियाँ देखिए आप। सबसे पहले कहानी संग्रह की बात करते हैं कि कहानी संग्रह कौन से हैं। फांसी 1929 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह इनका प्रकाशित होता है। उसके बाद बातायन 1931 ईस्वी में, और अपना अपना भाग्य जो कहानी है इसी बातायन कहानी संग्रह में है। और ये प्रश्न बनने की 100% जो चांसेज हैं। ठीक है, 100% चांसेज है, क्योंकि बातायन कहानी संग्रह में ही कौन सी कहानी है आपकी अपना अपना भाग्य कहानी लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में, एक रात 1934 ईस्वी में, दो चिड़ियाँ 1935 ईस्वी में, पाजेब 1942 ईस्वी में, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में, जय संधि 1948 ईस्वी में, इत्यादि कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपने देख ली और नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद प्रसिद्ध कहानियों की मैं बात करूँगा कि प्रसिद्ध कहानी कौन सी इनकी, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। उपन्यासों की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, और ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि जैनेंद्र कुमार को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है हिंदी में कथा साहित्य में। ठीक है, हिंदी के कथा साहित्य में मनोविश्लेषण का प्रवर्तन किया था इन्होंने, जैनेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, ये भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो उपन्यासों की बात करें तो पर्ख 1929 ईस्वी में, सुनीता 1935 ईस्वी में, त्यागपत्र 1937 ईस्वी में, कल्याणी 1939 ईस्वी में, विवर्त 1952 ईस्वी में, सुखद 1953 ईस्वी में, और व्यतीत भी 1953 है, जयवर्ध 1956 है, मुक्तिबोध 1965 है, अनंतर 1968 है, और अनाम स्वामी 1974 ईस्वी और दशार्क 1950 ईस्वी में। ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, और ये सब उपन्यास ही यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप लिख लीजिए। कहानियाँ भी सारी की सारी लिखी हुई है। उसके बाद निबंध संग्रहों की बात करते हैं कि इनके निबंध संग्रह कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है 100%। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी में, जड़ की बात 1935 ईस्वी में, सॉरी 45 है, 35 नहीं है, पूर्वोदय 1951 ईस्वी में, साहित्यिक श्रेय और प्रेय 1953 में, मंथन 1953 में, सोच विचार 1953 में, काम प्रेम और परिवार 1953 है, समय और हम 1962 है, परिप्रेक्ष्य 1964 है, राष्ट्र और राज्य सूक्ति संचयन इतिस्तता। ठीक है, इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन करते रहिए, और आपको अगर याद होते हैं तो अच्छे तरीके से इनको रिलेट करने के मैंने आपको तरीका बताया है पिछली कई वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। इसके बाद
संस्मरण देखते हैं। संस्मरण इनके 2 संस्मरण हैं, ये और वे। 1954 में इनका संस्मरण था ये, मेरे भटकाव। ठीक है, ये 2 संस्मरण हैं। उसके बाद आलोचना की बात करते हैं हम। यहाँ पे आलोचना यहाँ से हट गया है, आलोचना की बात करते हैं। तो आलोचना था इनका कहानी, अनुभव और शिल्प। ठीक है, ये आलोचना है, यहाँ पे मुझसे लिखा नहीं गया है, मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आलोचना कहानी, अनुभव और शिल्प 1967 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 ये भी। ठीक है, तो इसको भी दिख सकते हैं आप। उसके बाद सहलेखन की बात करें। ठीक है, सहलेखन यानी कि 2 या 3 लेखक मिलकर जिसको लिखते थे वो सहलेखन हो गया। तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ मिलकर लिखा था इन्होंने 1932 ईस्वी में। ठीक है, तपोभूमि उपन्यास। उसके बाद जीवनी भी लिखी थी, और ये जीवनी नेट की परीक्षा में पूछी गई है कि अकाल पुरुष, ठीक है, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखी है, गांधी जी की जीवनी। ठीक है, तो 1967 में है ये भी, ये लिखी थी ज्ञानेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध कहानियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहानी हमारे सिलेबस में है, तो इनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो कहानियाँ मैंने यहाँ पे इनकी प्रसिद्ध कहानियों को लिखा है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी गई कहानियाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले खेल इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी थी, और ये इनकी पहली कहानी भी है। ठीक है, उसके बाद पाजेब है, जहानवी है, ध्रुव यात्रा है, एक रात है, फोटोग्राफी है, अपना अपना भाग्य जो सिलेबस में है, रुकिया बुढ़िया, बाहुबली इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, त्रिवेणी है, पत्नी है, 2 सहेलियाँ, इनाम इत्यादि कहानी की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ये, और बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछी भी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अपना अपना भाग्य जो ये कहानी है, इसका कथानक हम देखते हैं कि कथानक क्या है, कि छोटा सा कथानक देखते हैं, उसके बाद वाचन करते समय हमें सब कुछ पता चल जाएगा इस संबंध में। तो कथानक की बात करते हैं। इस कहानी में सामाजिक समस्या को उठाया गया है। ठीक है, इस कहानी के केंद्र में एक 10 वर्षीय गरीब असहाय अनाथ बालक है। इस बालक का अपना कोई नहीं है सिवाय धरती आसमान के। ठीक है, इस कहानी में एक और संपन्न धनाढ्य उच्च वर्ग है जो पर्यटन के लिए नैनीताल जैसी जगहों पे जाता है, वहीं दूसरी ओर गरीब पहाड़ी लड़का जिसकी कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कथानक आगे का क्या रहता है, मुख्यतः यही कथानक की कहानी का, परंतु जब हम वाचन करेंगे तो अब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शैली की बात करते हैं कि कौन सी शैली में ये कहानी लिखी गई है। आत्मकथात्मक और संवाद शैली इस कहानी की प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद अपन अपना भाग्य जो ये कहानी है, ये वातायन 1931 कहानी संग्रह में संकलित है। मैंने आपको पहले भी बताया जब हम कहानी संग्रह देख रहे थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि कौन सी कहानी, जो सिलेबस में आपकी सब कहानियाँ हैं, कि कौन सी संग्रह में संकलित है। ठीक है, और प्रश्न बनते हैं इस तरह से। अब उद्देश्य की या वर्णविषय की बात कर लेते हैं हम। तो उद्देश्य या वर्णविषय सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं संपन्न धनाढ्य उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीब असहाय एवं कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया, ठीक है, सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना इत्यादि का पर्दाफाश किया गया है। ठीक है, जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मार्मिक लगेगी वो। ठीक है, इतने बड़े लोग होते हैं, झूठी दया दिखाते हैं वो। ठीक है, थोड़ी बहुत सोच करते हैं, फिर अपनी पर्यटन में मगन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जब कहानी का वाचन करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से वो अपनी झूठी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। ठीक है, झूठी दया दिखाते हैं। तो इसका मूल जो उद्देश्य है, ठीक है, मूल संवेदना जो इस कहानी की वो यही है। पात्रों की बात कर लेते हैं। तो पात्र, सबसे पहले इसमें जो पात्र हैं वो 10 वर्षीय अनाथ बालक है एक तो। ठीक है, उसके बाद कथानायक है। ठीक है, ये आत्मकथात्मक तब इसको कहा गया है। कथानायक के मित्र हैं। ठीक है, सैलानी हैं, नैनीताल के होटल का स्टाफ भी है। ठीक है, तो ये तो मुख्य पात्र हो गए। मुख्य इसमें 3 ही पात्र होंगे, 10 वर्षीय ये बालक हो गया, कथानायक और कथानायक के मित्र होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम कहानी का वाचन करते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया, लेखक का सामान्य सा परिचय भी देख लिया, कहानी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें थी, कथानक था, उसको भी देख लिया। तो चलिए अब हम वाचन करते हैं कहानी का, और आप भी समझिए, वाचन करते बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, कहानी का जब वाचन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। अपन अपना भाग्य, ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी। चलिए इसका वाचन करते हैं हम। बहुत कुछ निर्देश घूम चुकने के पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। ये कौन कह रहा है? ये कथानायक कह रहा है। ठीक है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे।
हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। ठीक है, अरुण लाल यानी कि लाल पड़ जाते। ठीक है, वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। कौन खेलना चाह रहे थे? बादल। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहाना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरमई अनुपम नैनीताल। ठीक है, यहाँ पे किसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? नैनीताल का। ये भी पूछ सकते हैं कि अपन अपना भाग्य में जो कहानी है, अपने अपना भाग्य कहानी में किस पहाड़ी सुरमई स्थान का वर्णन किया गया है? इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो आप खुद ही प्रश्न बनाते रहिए, समझते रहिए, इसलिए कहानी का वाचन भी मैं करता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, परंतु इस तरह से करने पे ये होगा कि हम एक भी प्रश्न हमारा स्किप नहीं हो सकता फिर एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांध कर शरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मार पीट, गाली गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। ठीक है, जब खेल रहे थे तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, शोर, मार पीट, गाली गलौच सब चला था। इस तमाम खेल को उतनी क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें लाखे की चिंता न थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था, और जो जा रहा था वह उसका ना शोर था, ठीक है, सॉरी, उसका ना और था ना छोर। ये प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे, और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेज़ों के सामने हम भारतीयों की किस तरह से यहाँ पे लेखक ने पर्दाफाश किया कि वो दुम हिलाते हैं, हिला रहे थे। उस समय की तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नवनिहाल भी थे। ठीक है, पीली पीली आंखें। अब पीली पीली आंखों का मतलब आप समझ सकते हैं वो किस तरह की, यानी कि कुपोषण का शिकार बच्चे होंगे वो। ठीक है, अब लाल लाल आंखें तो वो ठीक ठाक सेहतमंद होंगे, तो अंग्रेजों के बच्चे और भारतीयों के बच्चे किस तरह के हैं? पीली पीली आंखों वाले, तो कुपोषण के शिकार हैं वो। सही तरीके से उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक व्यंग्य है, समझने की बात है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। ठीक है, वो किस तरह से शोषण करते थे भारतीयों का, वो भी एक चित्रण यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1929-30 के आसपास लिखी गई कहानी है ये। तो तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन आना भी वाजिब है। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कोई लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाढ़े कदम कदम बढ़ रही थी। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भारतीय स्त्रियों की बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे।
जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे, वैसे ही वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। ठीक है, ये एक अंग्रेज़ों पर व्यंग्य भी यहाँ पे जब कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ पे लेखक ने कि जो तत्कालीन परिस्थिति थी उनका पूरा चित्रण किया हुआ है। ठीक है, एक छाया चित्र की तरह, एक फिल्म की तरह जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं छाया चित्र हमारे सामने चलने लगता है। ठीक है, घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वहाँ तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कामता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयाँ तारों से जान पड़ती थी। प्रकृति का चित्रण है यहाँ पे। ठीक है, नैनीताल जो उत्तराखंड में पड़ता है आपको पता होगा, और पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे किया गया, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी ना दिखने लगी, मानो ये घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी प्रलय गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर से फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप 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 टपक रहा था। ठीक है, मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हमने अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। ठीक है, हम अपने अपने होटलों को चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े, हमारा होटल लग गया था। यहाँ पे ये कितने मित्र हैं? 4 मित्र आए हुए हैं और 2 जो मित्र हैं उनके वो पेशे से वकील हैं। ठीक है, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचो कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। ठीक है, रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिप कर सोना चाहता था। पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस जूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठाने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और ये जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुछ कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाई है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है, ना पिछला है, ना दायां है, ना बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन की छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसी अभी से झुर्रियाँ खा गया है।
वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपनी विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? मित्र ऐसे पूछ रहे हैं लेखक जो कथा नायक हैं, ठीक है, लेखक नहीं कहेंगे। बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था, ठीक है, ऐसा उसने कहा। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गाँव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माता मारता था, सॉरी, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, उनसे बड़ा था, दोनों साथ आए थे, यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। बस साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे अपना आप जानते हैं? ये लेखक यानी कि कथा नायक जो हैं उनकी बातचीत हो रही है अपने मित्रों के साथ, ठीक है। जानता हूँ ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी ये नौकर लो, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। ये कथा नायक कह रही हैं। आप भी जी, बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं, ये लेखक के मित्र कह रहे हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मशहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़की के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी ना, तो कटकटाने तो वाजिब भी था। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगी। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। देखिए झूठी दया है ये, सहानुभूति भी झूठी है, ठीक है, सिर्फ दिखावा है ये। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है। दया किसी पे कर ली, यही बहुत है, बोला। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और घूरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। उन्होंने कोट पहने, फिर भी उनको हवा किस तरह से लग रही है, तीर की तरह चुभ रही है उनको। अब उस बालक की मनस्थिति का यहाँ पे चित्रण कि उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े, ठीक है। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, ठीक है। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना।
उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। ठीक है। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह और वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चित्रणों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ठीक है। देखिए कितनी मार्मिक कहानी है। जब इस तरह से आप पढ़ते हैं तो साहित्य का मतलब यही होता है। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य हमें सिखाता है इंसानियत, मनुष्यता। ठीक है। इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आप में इंसानियत होगी सही में, तो आप बहुत कुछ सोचेंगे इस बारे में। और ख़ुद में जब इस तरह के आपको दिखेगा तो आपको इस कहानी की याद आ जाएगी और आप किसी भी तरह की सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली कहानी में। बहुत मज़ा भी आ रहा है कहानी का वाचन करते हुए। तो आपका बहुत धन्यवाद।